नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। आज हम लाए हैं आपके लिए शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड भी जिसे आप कहते हैं, उसका मॉडल पेपर 4 BSTC और PTT 2025 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिक्षमता के मॉडल पेपर 4 में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। 3 मॉडल पेपर हमने अभी तक कर लिए हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, तो आप सभी भी पिछले जो 3 मॉडल पेपर हैं उन्हें ज़रूर देखें। उनके जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन करें, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, है ना। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से फटाफट से कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाले नए वीडियो का और लाइव वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि छात्रों को अनुशासन में रखा जा सकता है किस प्रकार। तो देखिए, उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान करके, विद्यालय में कठोर नियमों का पालन करा करके, उन्हें दंड देकर या अभिभावकों का सहयोग लेकर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों समझना, छात्रों को अनुशासन में रखा जा सकता है उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान कर। अगर छात्र आपके द्वारा सिखाए गए पाठ को, आपके द्वारा कराए गए अध्ययन से वह संतुष्ट है, उसको बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो वह क्या करेगा, अपने आप ही अनुशासन में रहना सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अनुशासनहीनता कब कर रहा है? जब वह उसका ध्यान केंद्रित नहीं है, वह चीज़ों को समझ नहीं पा रहा है, चीज़ों पर ध्यान केंद्रित, विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। अगर विषय वस्तु उसके समझ में नहीं आएगी तो फिर वह अनर्गल क्रियाकलापों में क्या करेगा, अपने मन को ले जाएगा और उससे क्या होगा, अनुशासनहीन बनेगा। तो विकल्प 1 जो है ये हमारी प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा। अगले जो 3 हैं विकल्प, उनको भी हम पढ़ते हैं। विद्यालय में कठोर नियमों का पालन कराकर, अगर आप अधिक कठोर नियम रखेंगे तो जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षार्थी हैं, वे क्या हो जाएंगे, पढ़ाई से ऊब जाएंगे, अधिगम नहीं कर पाएंगे, तो ये उत्तर नहीं होगा। दंड देंगे तो दंड देकर भी क्या होगा, उनमें दंड से भय उत्पन्न होगा और भय से उनका क्या होगा, विकास नहीं हो पाएगा, वे ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे, केवल भय में रहेंगे। अभिभावकों का सहयोग लेकर, तो अध्यापक जो है वही केवल कक्ष में रहता है, अभिभावक कक्ष में नहीं रहते, तो ये उपयुक्त भी, ये उत्तर भी हमारा उपयुक्त। तो विकल्प 1 जो है हमारे प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि शिक्षक होने के नाते विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप क्या करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करेंगे कि प्रोग्राम चल रहा है तो चलने दो, मैं तो पुस्तकालय में जाकर बैठ जाता हूँ, विद्यालय संबंधी अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर आपके विद्यालय में हो रहा है तो उसमें आपका प्रथम कार्य है वहाँ सक्रिय रूप से भाग लेना। और क्यों? हो सकता है किसी कार्य में आपकी वहाँ आवश्यकता हो, पहला बात तो ये। दूसरा, आपके विद्यार्थी भी चाहेंगे कि उनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों को, उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन को आपके द्वारा क्या किया जाए, देखा जाए। ठीक है, तो वहाँ उनको क्या मिलता है, पुनर्बलन मिलता है ना। तो विकल्प 1 जो है ये हमारी प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। पुस्तकालय में बैठकर अध्ययन करने के लिए अन्य दिन आपके पास रहेंगे तो उनमें कर सकते हैं, तो ये नहीं रहेगा। अधूरे कार्य को आप अन्य दिनों में पूरा कर सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो विकल्प 1 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया कि एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने से निम्नलिखित लाभ होता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने से निम्नलिखित लाभ होता है। शिक्षक को छात्रों की पहचान सुनिश्चित होती है, छात्रों में अपनत्व की भावना विकसित होती है, शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने में सहायता मिलती है, या उपयुक्त सभी लाभ होते हैं। तो अगर एक शिक्षक अपने कक्षा में, जिस कक्षा में पढ़ा रहा है, उसके सभी छात्रों के नाम जानता है, तो विकल्प 1 हम देखते हैं कि शिक्षक को छात्रों की पहचान सुनिश्चित होती है, बिल्कुल सही है। छात्रों में अपनत्व की भावना, जब आप किसी छात्र को नाम लेकर के बुलाते हैं छात्रों के समूह में से, तो उस छात्र में आता है कि सर मेरा नाम जानते हैं ना, सर मेरे से परिचित है, मेरा शिक्षक, मेरा अध्यापक मुझसे परिचित है, तो उसमें अपनत्व की भावना आती है। शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने में सहायता मिलती है, वो ऐसे नहीं कहता ए लड़के खड़े हो, ए लड़की खड़ी हो, नहीं कहेगा, वह आपका नाम लेकर खड़ा करेगा, तो प्रश्न पूछने में सहायता होगी, तो उपयुक्त सभी लाभ। तो विकल्प 4 जो है यह हमारा प्रश्न संख्या 3 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। और प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की स्थापना की गई। ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए की गई है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए की गई है, अनुसूचित
या अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा के लिए की गई है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए की गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम शिक्षक समितियों की स्थापना की गई प्यारे विद्यार्थियों, वह ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए की गई है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा, छप सकता है आपके एग्जाम में बिल्कुल। तो ग्राम स्तर पर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों की क्या की गई, स्थापना की गई। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है कि शिक्षक का मुख्य व्यावसायिक दायित्व क्या है। एक शिक्षक का मुख्य व्यावसायिक दायित्व क्या होता है? स्वयं और अपने परिवार का विकास करना, विद्यालय को स्वच्छ रखना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, या साथी शिक्षकों का सहयोग करना। तो एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक कब कहलाता है? जब वह छात्रों को अध्ययन कराता है ना, तब वह शिक्षक कहलाता है, तब उसको शिक्षक का पद प्राप्त होता है। तो छात्रों से संबंधित ही हम देखेंगे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही एक शिक्षक का मुख्य व्यावसायिक दायित्व होता है। तो विकल्प 3 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर कि शिक्षक के रूप में उसी व्यक्ति का चयन होना चाहिए जिसके माता पिता भी शिक्षक हो, जिसकी वाणी मधुर हो, जिसमें पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता व शिक्षण में रुचि हो, या उपयुक्त सभी। तो देखो, शिक्षक के रूप में जिसके माता पिता शिक्षक हो सकता है वह बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या अन्य किसी पद पर जाए। जरूरी नहीं कि वह भी शिक्षक बने, हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। जिसकी वाणी मधुर हो। लेकिन विकल्प 3 को अगर हम देखते हैं, जिसमें पर्याप्त शैक्षणिक योग्यता सबसे पहला कार्य तो ये, और शिक्षण में रुचि, ये दोनों ही होना चाहिए। उसी व्यक्ति का शिक्षक के रूप में क्या होना चाहिए? चयन होना चाहिए। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर कि छात्र उस शिक्षक का सम्मान करते हैं, किसका? जो विषय का ज्ञाता होता है, जो कक्षा में हंसी मजाक करता है, जो छात्रों के हित में अपना ही समझता है, या उपयुक्त सभी। तो भाई एक शिक्षक में ये सभी गुण होने चाहिए। जो विषय का ज्ञाता हो, अपने विषय का ज्ञाता, जो कक्षा में हंसी मजाक करता हो, यानी कक्षा में बोरियत नहीं हो, बच्चों से थोड़ा घुल मिल जाए, जिससे बच्चे अपने विचार शिक्षक के सामने प्रकट कर सके, जो छात्रों के हित में अपना ही समझता हो। तो उपयुक्त सभी विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होने वाला है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि यदि आपकी कक्षा में कुछ ऐसे हैं जो हमेशा शैतानी करते रहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो हमेशा शैतानी करते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? रिपोर्ट प्रधानाचार्य से करेंगे, उन्हें आर्थिक दंड देंगे, उनकी शिकायत अभिभावक से करेंगे, या शैतानी करने वाले छात्र को कक्षा से बाहर कर देंगे। तो विकल्प 3 देखिए, आप उनकी शिकायत किससे करेंगे? अभिभावक से करेंगे। एक बालक के मन में हमेशा ये भय बना रहता है कि मेरे यहाँ जो शिक्षक है वो मेरी गलतियों की, मेरी शैतानियों की, मेरे द्वारा अनुशासनहीनता की बात मेरे परिवार को ना कह दे, मेरे अभिभावक को ना कह दे, और यही डर उसे क्या करता है? अनुशासनहीन बनने से रोकता है। ठीक है, तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या, विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 8 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। 9 देखिए, कक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को, कक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण सिद्धांतों की सही जानकारी होनी चाहिए, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए कि बालक कैसे सीखता है। तो एक शिक्षक को कक्षा में सफल होने के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वह यह कि उसे सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए कि बालक कैसे सीखता है। अगर उसे विषय का ज्ञान है, शिक्षक सिद्धांतों का ज्ञान है, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों का ज्ञान है, लेकिन उसे उसको अप्लाई करना नहीं आता, बालक किस स्तर पर जाकर समझेंगे ये नहीं पता, तो फिर इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए उसे सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए कि बालक कैसे सीखता है, तभी वह श्रेष्ठ बाकी सब तीनों चीज़ों को क्या कर पाएगा? अप्लाई कर पाएगा। तब विकल्प 4 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आप अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वाह हेतु क्या करेंगे? जागरूक रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, समय व आवश्यकता अनुसार तैयार रहते हैं, या अन्य लोगों को तैयार करते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने सामाजिक दायित्व के निर्वाह हेतु हमेशा क्या होना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न देखिए कि आपकी राय में अच्छे नागरिक में कौन से गुण होने चाहिए? आपकी राय में अच्छे नागरिक में कौन से गुण होने चाहिए? वह पक्षपात रहित हो, वह शिक्षित हो, वह व्यवहार कुशल हो, या उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे नागरिक में तो ये 3 होना चाहिए।
वह पक्षपात रहित भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए और व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। तो विकल्प 4 जो होगा वह हमारे 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है किस पर? प्राचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों पर या व्यावसायिक परिस्थिति पर। तो कक्षा शिक्षण की जो व्यवस्था है वह विद्यालय की परिस्थिति पर निर्भर करती है कि विद्यालय की परिस्थिति कैसी है, स्टाफ कितना है। प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता किस पर? यह भी विद्यालय की परिस्थिति पर ही आ जाएगा। शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता यह भी विद्यालय की परिस्थिति में आ जाएगा। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 12 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। और 13वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाला वृक्षारोपण अभियान आपकी दृष्टि में कैसा है? सिर्फ सौंदर्यीकरण हेतु है, आर्थिक लाभ हेतु है, आवश्यक है या व्यर्थ है? तो देखो वृक्षारोपण क्या है? आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। अभी आपने देखा होगा इंडियन प्रीमियर लीग जो है जो चल रहा है उसमें एक डॉट बॉल पर एक वृक्ष लगाने के लिए क्या किया गया है? कहा गया है। तो ये क्या है? वृक्षारोपण अभियान तो चलाया गया है ताकि प्रकृति में जितने अधिक वृक्ष होंगे उतना ही ऑक्सीजन का लेवल होगा, प्रकृति हरी भरी होगी और भी अन्य लाभ जो वृक्षों से हमें प्राप्त होते हैं वह सब हमें क्या होंगे? प्राप्त होंगे। तो इसलिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाला वृक्षारोपण अभियान क्या है? बहुत ही अधिक आवश्यक है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने के लिए क्या आवश्यक है? छात्रों में अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास उसके लिए क्या आवश्यक है? पाठ्यक्रम का समुचित होना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना, उपयुक्त विद्यालय वातावरण या समाज का उपयुक्त वातावरण। तो देखो एक अच्छा नागरिक हमेशा कहाँ जाता है? समाज में जाता है। कहाँ जाता है? समाज में जाता है। विद्यालय से उसे शिक्षा मिलती है, विद्यालय से उसे बातों का पता चलता है, लेकिन उन बातों का, उन नियमों का, उन गुणों का वह उपयोग कहाँ करता है? समाज में करता है। और जब समाज में जाकर उनका प्रयोग करेगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए? समाज का उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। वातावरण होगा तभी तो उनका प्रयोग कर पाएगा। तो विकल्प 4 जो होगा वह हमारे प्रश्न संख्या 14 का क्या होगा? सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न देखो भाई, आपके घर में उत्सव है, आपके घर में उत्सव है, यदि आप विद्यालय के वार्डन हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों से व्यक्तिगत कार्य कराएंगे, संबंधित अधिकारियों की अनुमति से ही कॉलेज की संपत्ति का नियमानुसार प्रयोग करेंगे, अपनी आवश्यकता अनुसार कॉलेज की संपत्ति का प्रयोग करेंगे, उपयुक्त सभी। तो देखो आप विद्यालय के वार्डन हैं और आपके घर में उत्सव है तो आपके द्वारा वहाँ उस विद्यालय प्रांगण में जो कोई भी आयोजन किया जा रहा है तो उसके लिए आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि संबंधित अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करेंगे और कॉलेज की संपत्ति का नियमानुसार ही प्रयोग करेंगे। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है आपसे कि उत्तम शिक्षक की क्या पहचान है? शिक्षक जो छात्रों को अभिप्रेरित करे, वह जो छात्रों को आज्ञाकारी बनाए, जो छात्रों में अनुकरण प्रवृत्ति का विकास करे या जो स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। तो एक शिक्षक की उत्तम पहचान है प्यारे विद्यार्थियों, जो शिक्षक छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। क्या करे? स्वतंत्र चिंतन पैदा करे। जो शिक्षक छात्रों में स्वतंत्र चिंतन पैदा कर देता है वही एक उत्तम शिक्षक कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प 4 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वें प्रश्न में पूछा गया है कि आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है घर से पलायन करने में, दिवा स्वप्नों में रत रहने में, रचनात्मक कार्यों में अभिनेताओं जैसा दिखने में। तो देखो आधुनिक जो सिनेमा है वह छात्र को दिवा स्वप्नों में रत रहने में, यानी कि कोई मूवी देख ली, नई नई मूवी आई है, बहुत अच्छी चल रही है, उसमें छात्र फिर दिवा स्वप्नों में कि मैं भी ऐसा कार्य करूंगा, मैं भी इस तरह लड़ाई करूंगा, मैं भी इस तरह करूंगा। वो अप्लाई नहीं करता जीवन में, चीज़ों को सोचता है कि हो जाता है। वह उस 3 घंटे की फिल्म के अंदर उस पात्र के जैसा बनने की कोशिश करता है जिस फिल्म को बनने में लगभग साल, 2 साल या 3 साल का समय भी लगा है। तो जब 3 घंटे की फिल्म को बनने में 3 साल लगा है तो आप केवल सोच करके वैसा नहीं बन सकते। उसके लिए क्या होगा? आपको वैसा कार्य करना पड़ेगा, वैसी परिस्थिति आपके जीवन में आएगी, उस परिस्थिति में आप वैसा धैर्य रखोगे तब होगा। तो आधुनिक सिनेमा जो है बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या करता है? दिवा स्वप्नों में रत रहने में रखता है। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर कि छात्रों को प्रभावित करने का उपाय है। क्या है छात्रों को प्रभावित करने का? अपने आचरण का आदर्श रखकर, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, छात्रों को भयभीत करके या छात्रों का सहयोग करके। छात्रों को प्रभावित करने का क्या है? अपने आचरण का आदर्श करके। एक जो शिक्षक है अपने आचरण को ऐसा रखे, छात्रों के प्रति आदर्श रूप में रखे तो छात्र उससे क्या होंगे? प्रभावित होंगे, उसके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है विद्यार्थियों।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर और 19वें प्रश्न में पूछा है कि आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? स्वयं भी उस समूह में मिल जाएंगे, उनसे होने वाली हानियों को बताएंगे, प्राचार्य से रिपोर्ट करेंगे, कोई मतलब नहीं। तो क्या करेंगे? ट्यूशन से होने वाली हानियों को क्या करेंगे? छात्रों को बताएंगे। किसको बताएंगे? छात्रों को बताएंगे। तो इससे क्या होगा? छात्र अपने आप ट्यूशन जाना बंद कर देंगे। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 19 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है, यदि आप आदर्श शिक्षक हैं तो आप शिक्षण से पूर्व क्या करेंगे? पाठ्यक्रम का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, बिल्कुल। प्रकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, बिल्कुल। अपना उद्देश्य निर्धारित, बिल्कुल। उपयुक्त सभी, तो भाई उपयुक्त सभी ही सही है। शिक्षक आदर्श शिक्षक जो है अपने शिक्षण से पूर्व इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों 21वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया कि विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप, मार्गदर्शन का अभाव, अभिभावकों का हस्तक्षेप या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है सही मार्गदर्शन का अभाव। सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने के कारण ही विद्यालय में क्या बढ़ रही है? अनुशासनहीनता बढ़ रही है। तो विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्नों की ओर कि बालिका शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? क्योंकि बालक बालिका एक समान है, हाँ सही है। वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, ये भी सही है। बालिका शिक्षा से भविष्य में आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके, ये सबसे मुख्य कारण है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। देखो, एक बालिका पढ़ेगी तो वो आने वाली जो नई पीढ़ी है उसको भी क्या करेगी? शिक्षित करेगी। क्या करेगी? शिक्षित करेगी। इसलिए बालिका का शिक्षा से भविष्य में आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके, इसलिए बहुत बालिका का पढ़ना आवश्यक है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का मापदंड क्या है? पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन का अनुभवी लेखक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए और पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था उपरोक्त सभी। तो विकल्प 4 जो है वो सही है। एक अनुभवी लेखक, प्रस्तुतिकरण और पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, ये तीनों ही एक पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन के मापदंड है। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 में और 24वें प्रश्न पूछा गया है कि आत्म संप्रेषण को कहते हैं जन संप्रेषण, समूह संप्रेषण, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण या अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आत्म संप्रेषण को अंतः व्यक्तिक संप्रेषण कहते हैं, अपने आप से संप्रेषण करना। तो विकल्प 3 जो होगा वह हमारे प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते हैं तो आप सोचेंगे। यदि विद्यालय के प्रधानाचार्य आपको छात्रों के साथ पर्यटन पर जाने का आदेश देते हैं तो आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे? आपका अमूल्य समय बर्बाद हो जाएगा, आप छात्रों के साथ खूब मनोरंजन होगा, तथा ये लाइन गलत लिख गई, तथा छात्रों को पर्यटन का महत्व समझाएंगे। ठीक है, आपको मुफ्त में घूमना मिलेगा, ये नहीं होगा। आप समूह में निरंकुश अधिकार जमाएंगे, ये भी गलत होगा। विकल्प 2 सही होगा। छात्रों के साथ एक तो खूब मनोरंजन होगा और साथ ही इस मनोरंजन में आप छात्रों को पर्यटन का महत्व भी क्या करेंगे? समझाएंगे। तो विकल्प 2 सही होगा। प्रश्न संख्या 26 देखिए कि नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को प्रायोगिक परिस्थितियों में रखा जाता है, सामाजिक विकास हेतु, छात्रों को कठोर रूप से विद्यालय की दिनचर्या का प्रशिक्षण देना है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, नर्सरी विद्यालयों को प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। किसके हेतु? सामाजिक विकास हेतु तैयार करना। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। 27वां प्रश्न देखिए, बच्चों की सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वर पठन, पढ़ने के दौरान गलतियां निकालना, विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बनाना या सुनने की महत्व की व्याख्या करना। विकल्प 1 सही उत्तर होगा, सस्वर पाठन करना। जब सस्वर पाठन करेगा शिक्षक तो बच्चों की सुनने की क्षमता क्या होगी? अपने आप ही बढ़ेगी। सुन करके वो उसको ग्रहण भी करेंगे और उनको याद भी अधिक जल्दी होगा। तो विकल्प 1 जो है यह प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। 28वां प्रश्न देखिए कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है, क्यों? इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण मिलता है, अध्यापक को अनुभव बांटने की सुविधा मिलती है, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों,
विकल्प 3 जो है सही होगा कि एक तो स्वाभाविक वातावरण मिलता है मातृभाषा में और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में सुविधा मिलती है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य है विद्यार्थी को गृह कार्य के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, अनुशासन बनाना या प्रश्न पत्र तैयार करना। तो सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए तैयार करना। विकल्प 1 जो है, अगर आप शिक्षक है, आपने अगर कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है या आपने खुद पढ़ाया तो आपने देखा होगा कि गृह कार्य के लिए तैयार करना एक विद्यार्थी को शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो 29वां प्रश्न विकल्प 1 सही है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, क्यों, क्या कारण है? आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है इसलिए, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है इसलिए, यह व्यवसाय सर्वाधिक आराम वाला है इसलिए, या आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं इसलिए। तो देखो विकल्प 2 को हम अगर दोबारा पढ़ें कि प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है, अगर आपकी रुचि है तो ही आप शिक्षक बन सकते हैं। जब तक किसी क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष नहीं तब तक आप उस क्षेत्र में खुल करके कार्य नहीं कर सकते। तो विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 30 का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करके बताइए हमें, और बिल्कुल राधे राधे भी लिखिए कमेंट में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं ये ज़रूर बताएं हमें, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आज की कक्षा में ये ज़रूर हमें बताइए प्यारे विद्यार्थियों। और मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।